नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता अग्रवाल, भूतपूर्व जिला शिक्षा अधिकारी। पढ़ना और पढ़ाना मेरा शौक़ है। मैं उर्जित हो जाती हूँ जब मैं किसी को कुछ पढ़ाती हूँ। हालांकि पढ़ने वाले पर निर्भर करता है कि वो कितनी रुचि ले रहा है, उसको कितना अच्छा लग रहा है। दूसरा शौक़ मेरा वृक्षारोपण है। हरियाली मुझे अच्छी लगती है। जहाँ हरियाली होती है वहाँ पूरा एक इकोसिस्टम बन जाता है, कई फूड चेन्स बन जाती हैं। जैसे जहाँ मैं बैठी हूँ, ये मेरा छोटा सा घर है। यहाँ पर जितना मैं कर सकती हूँ उतना प्लांटेशन कर रही हूँ और फिर नए गमलों में करती रहती हूँ। अब यहाँ पर अगर पौधे लगे हुए हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, यहाँ पर कबूतर आते हैं, तोते आते हैं, दिन भर गिलहरियाँ दाना खाती हैं, तो मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती। यहाँ मधुमक्खी के छत्ते भी लगे हुए हैं, यहाँ छोटी चिड़ियाँ अपने घोंसले भी बना लेती हैं और प्रकृति का एक आनंद अपने घर में बैठे हुए ही मिल जाता है। यदि हम सब लोग थोड़ा सा ऐसा करें तो जो ऑक्सीजन की कमी है वातावरण में, वो धीरे धीरे अपने आप पूरी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति को लगभग 25 वर्ग फीट क्षेत्र की ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम अपने मकान में 50 गमले लगाते हैं तो हमारे एक व्यक्ति के लायक ऑक्सीजन तो पैदा होती है, और यदि सभी लोग ऐसे लगाते हैं तो कितनी ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। और अगर पूरे विश्व में ऐसा होता है तो ओजोन में जो छिद्र है वो धीरे धीरे भर जाएगा, और जो अनेक त्वचा के रोग पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जैसे समुद्र तट पर एक ऐसा समुद्र तट है जहाँ सीधे ओजोन की किरण का छेद से सूर्य की किरणें आती हैं, तो वहाँ पर पर्यटकों का, लोगों का जाना मना है, ताकि वो उस स्किन की बीमारी से ग्रसित न हो। ये चीज़ें सब जान रहे हैं। जैसे आज कहते हैं कि कृष्ण की द्वारिका समुद्र में है और वो कैसे बनी होगी, तो बनी नहीं है। जहाँ कृष्ण की द्वारिका है उस समय वहाँ भूमि थी और भूमि पर द्वारिका बसी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ा, सब पहाड़ के ग्लेशियर्स पिघले, बर्फ़ पिघली, वैसे वैसे, क्योंकि 5000 वर्ष पहले जो चीज़ बनी थी, तो जो आज वातावरण में परिवर्तन हो रहा है 5000 वर्षों में, वो कितनी बार हो गया होगा। तो तब द्वारिका समुद्र में डूब, इतना ग्लेशियर पिघला कि द्वारिका समुद्र के अंदर समा गया। हालांकि हम सब जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और जो भी वस्तु घूम रही है, एक कील पर चक्कर लगा रही है, उसका पदार्थ सिकुड़ता है, कंडेंस होता है। तो कंडेंस जब होगा तो उसमें भौगोलिक परिवर्तन भी होंगे, उसकी आकृति में भी परिवर्तन होंगे, पूरे ब्रह्मांड की में भी आकृति में परिवर्तन होंगे, उसके विभिन्न ग्रहों में भी परिवर्तन होंगे। और जब हम बहुत सारे उपग्रह छोड़ रहे हैं तो बहुत से ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण में भी परिवर्तन हो रहा है, और उसके कारण आज तो हम कहते हैं कि प्रकृति नहीं बदली। सूर्य अपने समय से उगता है, अपने समय से छिपता है, चंद्रमा अपने समय से उगता है, अपने समय से छिपता है। और हमारे ज्योतिष शास्त्रियों ने, हमारे पंडितों ने वर्षों पहले गणना कर दी, और अभी भी जो हमारी जंत्री आती है उसमें पहले से आता है सूर्योदय कब होगा और सूर्यास्त कब होगा, चंद्रोदय कब होगा और चंद्र कब अस्त। तो ये भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में कितना बड़ा ज्ञान छुपा हुआ। लोग भारतीय संस्कृति की बात करते हैं पर भारतीय संस्कृति को अपनाते नहीं। अभी हमारा भारत का एक दूसरे से मिलने का तरीका क्या था? हाथ जोड़कर नमस्कार। हर देश का इस तरह है कि कहीं पर नाक से नाक मिलाते हैं, कहीं पर जीभ से जीभ मिलाते हैं, कहीं हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड कहते हैं। तो इस चीज़ में भारत में पढ़ाया जाता है कि हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हेलो, हाय, पर हम अपना नमस्कार भूलते जा रहे हैं। नमस्कार के शब्दों का अपना महत्व, इससे आत्मा जुड़ती है, मन जुड़ता है। तो जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म की बातों को अपनाना चाहिए। केवल ये कहने से कुछ नहीं होता कि मैं हिंदू हूँ और मैं सनातनी। सनातन का
मतलब ही यही है कि जो सदा से है सदा रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए। तो प्रकृति है, ये सनातन है, समुद्र है सनातन है, धरती है ये सनातन है, और ये कभी नष्ट नहीं होंगे, इनका स्वरूप बदल सकता है। तो यही तो ऊर्जा है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, केवल वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। आज इतना ही, फिर बात करेंगे।